हेलो एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में आपका बिल्कुल 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 दिल से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी पढ़ेंगे, कैसे स्लेवरी को हटा दी जाती है, ओके, एबॉलिश कर दी जाती है। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन regime was the abolition of slavery in the French colonies। तो हमने प्रीवियस जितने भी ये सब बातें करी हैं हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया है। इस वीडियो में ठीक है आप कम्प्लीटली बात करेंगे कैसे स्लेवरी को, यानी कि ये जो नौकरशाही होती है ना, जैसे लोगों को बांध दी जाती है एज अ स्लेव्स ताकि इनको काम कराया जा सके, तो इसकी कैसे यहाँ पे आपको रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स दिखेंगे हमारे समाज में। इसकी परिवर्तन दिखेगी, कब दिखेगी? तो जैकोबिन रेजीम के समय यहाँ पे अबॉलिश कर दी जाएगी स्लेवरी को। एक मिनट, ओके। तो यहाँ पर जैकोबिन रेजिम में क्या की जाएगी? स्लेवरी को एबॉलिश कर दी जाएगी फ्रेंच कॉलोनीज़ से। द कॉलोनीज़ इन द कैरिबियन, ठीक है, ये सब फ्रेंच कॉलोनीज़ था। कैरिबियन में जाओगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा फ्रेंच कॉलोनीज़, मार्टिनिक, ग्वाडेलूप, सैन डोमिगो, ठीक है, ये सब एरियाज़ में आपको कैरिबियन की दिखेगी। मार्टिनिक, ग्वाडेलूप और सैन डोमिगो में कॉलोनीज़ थी जहाँ पे बहुत सारे स्लेव्स को लेकर आया जाता था और उनसे ज़बरदस्ती काम कराई जाती थी और उनके साथ अत्याचार किया जाता था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सप्लायर्स है कमोडिटीज़ की, जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी हो गया, क्योंकि आफ्टर ऑल यू नो दैट द फ्रेंच पीपल वेयर द कॉलोनाइजर्स, ठीक है। ये भी ब्रिटिश की तरह क्या करते थे? कॉलोनाइजेशन बनाते थे। फिर यहाँ पे बट द रिलक्टेंस ऑफ द यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस, तो यूरोपियंस खुद नहीं चाहते थे कि वो दूसरे दूसरे लैंड्स में जाए, इतने दूर दूर लैंड्स में जाकर खुद ही काम करें, और काफ़ी अनफेमिलियर थे लैंड से, ठीक है। कैसा लैंड है, वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ के हैबिटेट्स कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, काफ़ी अनफेमिलियर थे। तो इससे काफ़ी शॉर्टेज हो जाती थी लेबर का, और यहाँ के जो प्लांटेशंस थे इनकी भी शॉर्टेज थी। तो इसलिए क्या हुआ, ट्रायंगुलर स्लीव ट्रेड जो है यूरोप में और अफ्रीका और अमेरिका से ये लोग लेकर आते थे। आपको याद रखना है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होती थी कहाँ से? तो यूरोप से लेकर अफ्रीका और अमेरिकाज़। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी, और ये शुरू हुई थी 17 सेंचुरी से, ठीक है। स्लेव ट्रेड आपको याद रखना है 17th सेंचुरी से शुरू हुई थी। यहाँ पे फ्रेंच मर्चेंट जो थे वो सेल किए थे फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डियूक्स और नैंटेज टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे ब्रॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल शिफ्टन्स। जितने भी लोकल शिफ्टन्स थे उनसे क्या करते थे? स्लेव्स वो खरीद कर यहाँ पे जो भी पोर्ट्स ऑफ बोर्डियूक्स हो गए, नैंटीज हो गए, अफ्रीकन कोस्ट के, ठीक है, वहाँ पे इनको एम्प्लॉय कर देते थे, काम कराते थे। इनको ब्रांड कर दी जाती थी, इनको शक्ल्स में बांधी जाती थी, द स्लीव्स इनको पैक करके टाइटली शिप्स में भेज दी जाती थी। 3 मंथ तक ये वॉयज में क्या करते थे? अटलांटिक से लेकर कैरिबियन में जाते थे और इनको बेच दी जाती थी एज इन द प्लांटेशन ओनर्स इनको खरीद लेते थे, और इनका काफ़ी बुरी तरह से शोषण होती थी स्लेव की, ठीक है। पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो। बहुत शोषण होती थी, इतनी शोषण होती थी कि ये मर भी जाते थे। जैसे कि पोर्ट सिटीज़ लाइक जैसे बॉर्ड्यूक्स हो गया और नैंटेज हो गया, ये काफ़ी वो करते थे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को, फ्लोरिश करते थे स्लेव ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्लेव ट्रेड्स दिखेंगे कि बहुत बहुत अच्छे से इसका बिजनेस यहाँ पे चल रहा था, बहुत प्रॉस्परस था, फ्लोरिश कर रहा था। फिर 18th सेंचुरी, थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी। अब यहाँ पे 17th सेंचुरी से शुरू हुई, फिर 18th सेंचुरी में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत आलोचना है स्लेवरी को लेकर फ्रांस में, थोड़ी बात हुई, थोड़ी बात उठी, ठीक है। नेशनल असेंबली में बहुत बड़े बड़े डिबेट्स होने लगे, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन की राइट्स की बात की गई है ना, शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल द फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज़। तो यहाँ पे फ्रेंच सब्जेक्ट्स की बात हुई थी कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, तो फ्रेंच के जितने कॉलोनीज़ हैं तो वो भी तो इंसान ही हैं, तो उनको भी क्या मिलनी चाहिए? अधिकार मिलने चाहिए। तो ये चीज़ के बारे में लोगों ने सोचा, लेकिन इनके कुछ लॉज इन्होंने पास नहीं करी, ठीक है, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई लॉज, फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम द बिजनेसमैन। अब यहाँ पे बिजनेसमैन काफ़ी अच्छे से क्या लुत्फ़ उठा रहे हैं, है ना, फ़ायदा ले रहे हैं स्लेव्स का, तो फिर इनको हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोले, क्योंकि बिजनेसमैन का बहुत अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, देश का भी फ़ायदा हो रहा है, तो इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, जिसकी इनकम जो है डिपेंड करती है स्लेव ट्रेड में।
तो फाइनली कन्वेंशन यानी कि असेंबली में अब यहाँ पे 1794 में लेजिस्लेटेड हुआ कि फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज़ पोसेशंस, जितने भी स्लेव्स हैं ना जो फ्रेंच के पोजेशंस में हैं उनको क्या कर दी जाए, आज़ाद कर दी जाए। 1794 को ये चीज़ की डिक्लेरेशन हो गई। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेज़र 10 ईयर्स लेटर। ठीक है, ये काफ़ी शॉर्ट टर्म मेज़र था, चलो उन्होंने लाई ही ये जो बहुत बड़ी बात थी, है ना। फिर उसके बाद ये बहुत शॉर्ट टर्म था, नेपोलियन री इंट्रोड्यूस कर देता है स्लेवरी को। यू नो दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फिर नेपोलियन बोनापार्ट आ जाता है, तो फिर नेपोलियन क्या करता है, वो री इंट्रोड्यूस कर देता है स्लेवरी को, वो दोबारा वापस से ले आता है 10 साल के बाद, यानी कि 10 साल तक वो क्या रहता है, वो लॉ जो है वो रिपील्ड रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसको री इंट्रोडक्शन कर दी जाती है बाय नेपोलियन बोनापार्ट। प्लांटेशन ओनर्स यहाँ पे समझ जाते हैं कि इनको जो फ्रीडम है, इनकी जो फ्रीडम है, जैसे जिसमें क्या होती है, राइट्स टू इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सब प्लांटेशंस वाले क्या है, ये समझ जाते हैं कि भाई हम क्यों एम्प्लॉय कर रहे हैं एज अ स्लेवरी, क्योंकि हमारा राइट बनता है, हम इनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, ये हमारा राइट है, हम निग्रोज को बना सकते हैं अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, हम इनको स्लेव बना सकते हैं। स्लेवरी को फाइनली फ्रेंच कॉलोनीज से कम्प्लीटली हटा दी गई 1848 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। जैसे 1789, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था, फिर 1789 है, तो आप 17 को एक साल बढ़ा दो तो 18 हो जाएगा। अब 89, ठीक है, लास्ट का 1789 है तो 89 है, तो फिर आप इसको कर दो 48। ठीक है, आपको जिस तरीके से ईजी लगता है आप उस तरीके से उसको याद कर लो। अब यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो, यहाँ पे स्लेव्स हैं जिन पर जो फ्रेंच लोग हैं इनको बहुत कोडली एमिकेबली क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ पे एक क्वीन है या फिर एक लेडी जो यहाँ पे बनाया गया है, वो क्या कर रही है, वो कपड़े दे रही है इन स्लेव्स को। ठीक है, इमेनिसिपेशन ऑफ स्लेव्स। अब यहाँ पे जो स्लेव्स हैं इनकी जो दुर्दशा थी, इनकी जो इमेनिसिपेशन मतलब होता है कि इनकी क्या हालत थी। ठीक है, बहुत पतले सुतले हो गए थे भूखमरी के चलते, इनकी बुरी हाल थी, एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पे ये प्रिंट ऑफ 1794 डिस्क्राइब करता है एमेनिसिपेशन ऑफ स्लेव्स। ये एक ट्राइकलर बैनर है, टॉप आप देख सकते हो, एक स्लोगन है, द राइट्स ऑफ मैन। यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन नीचे में पढ़ रहा है उस पर लिखा हुआ, मतलब जो लिखा उसके नीचे लिखा हुआ है द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री। ठीक है, उनके लिए जो फ्री नहीं है उनके लिए आज़ादी। फ्रेंच वुमेन प्रिपेयर करिए सिविलाइज करने के लिए अफ्रीकन एंड अमेरिकन इंडियन स्लेव्स बाई गिविंग देम यूरोपियन क्लोथ्स टू वेयर। ठीक है, यूरोपियन क्लोथ्स इनको पहनने के लिए दे रही है और इनको अर्बनाइज कर रही हैं। ठीक है, निग्रोज़ आपको पता है वो अफ्रीकन के जो इंडिजिनस पीपल होते हैं इनको निग्रोज़ बोलते हैं। जैसे कि वो जो साउथ ऑफ सहारा में रहते हैं, ये काफ़ी एक डेरोगेटरी टर्म है। ठीक है, बहुत ही निचला टाइप का एक वर्ड है, स्लैंग है जिसको यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये ऑफ्टन उनके लिए यूज़ की जाती है जो अफ्रीका से है, जो बिल्कुल ब्लैक कलर होते हैं, तो उनके लिए ये वर्ड यूज़ की जाती है, जिसको ये यूज़ नहीं करनी चाहिए। एमेनिसिपेशन मतलब, अच्छा यहाँ पे एमेनिसिपेशन मतलब अच्छे ये नहीं है कि बहुत पतला सुतला, हाँ ठीक है, खाना नहीं मिल रहा, बस ये एक्ट ऑफ फ्रीइंग है, इनको आज़ाद करने की ये एक्टिविटी है। तो ये इमेनिसिपेशन ऑफ स्लेव्स है। ठीक है, स्लेव्स को यहाँ पे आज़ाद करने की एक्टिविटी को दर्शाया जा रहा है, डिपिक्ट की जा रही है। द रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, हमारे जो एवरीडे ज़िंदगी है उसमें कैसे रिवॉल्यूशन जो है यहाँ पे रोल प्ले की रोल प्ले कर रहा है। सो कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वेयर, क्या पॉलिटिक्स आपके कपड़े बदल सकता है, आप जो पहनते हो। ठीक है, लोग जो पहन रहे हैं, द लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज वो जो बोल रहा है या जो बुक्स वो पढ़ रहा है। द ईयर फॉलोइंग 1789 फ्रेंच सो मेनी सच चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मैन। ठीक है, 1789 में फ्रांस जो है, तो जब 1789 के बाद भी जितने भी ईयर्स फॉलोइंग थे, फ्रांस ने बहुत सारे चेंजेस देखी लोगों की लाइफ में, वुमेन की लाइफ में, चिल्ड्रन की लाइफ में। बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट्स जो हैं टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज। ठीक है, लॉज को पास करा खुद से ही खुद, एंड यहाँ पे ट्रांसलेट करा आइडियल्स। ठीक है, आदर्श जो लिबर्टी की होती है, इक्वालिटी टू एवरीडे प्रैक्टिस। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट कैन, एक इम्पॉर्टेंट लॉ जो इफ़ेक्ट में आया
After the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. ठीक है, जब वो बस्तिल तोड़ रहे थे ना उस समर में 1789 में, तो फिर उस समय क्या हुआ, सेंसरशिप हटा दी गई थी. ओल्ड regime, all written materials and cultural activities, book, newspaper, plays could be published or performed only after they have been approved by the censors of the king. ठीक है, किंग क्या करेगा, इसको पास करेगा कि हाँ ये वैलिड है, इसको हम यहाँ पब्लिक में इसको सेंसर कर सकते हैं. तो ये चीज़ क्या हुआ, बस्तिल को तोड़ने के बाद ये चेंज हो गया. अब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम करने लगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट, ये हमारा नेचुरल राइट्स है. न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स जो है वो फ्लडेड हो गई पूरे टाउन्स ऑफ फ्रांस में, जहाँ पे सब जगह ये फैलने लगी पूरे कंट्री साइड तक. ठीक है, दूर दूर तक. दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस. सब बात कर रहे थे कि सब डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो रहा है फ्रांस में. ठीक है, पूरे इवेंट्स कैसे हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ गए. फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस. ठीक है, जो भी अपोजिंग व्यूज़ होते हैं उस इवेंट्स का भी क्या किया जाएगा, एक्सप्रेस की जाएगी प्रेस में. हर साइड सॉट टू कन्विंस द each side sought to convince the others of its position through the medium of print. प्रिंट के ज़रिए क्या कर रहे थे लोग, अपना आदान प्रदान कर रहे थे. ठीक है, शेयर कर रहे थे अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी ओपिनियन को. ठीक है, प्लेज, सॉन्ग्स बज रहे थे, फेस्टिव प्रोसेशंस होती थी, बहुत सारे लार्ज मेंबर्स अट्रैक्ट हो रहे थे, पीपल जुड़ रहे थे. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द वर्ड दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई दिस आइडियाज़. ठीक है, लोग क्या कर रहे थे, इस चीज़ को समझ कर, खुद की आइडियाज़ को समझ कर आइडेंटिफाई, यानी कि समझ रहे थे. ठीक है, आइडेंटिफाई कर रहे थे. तो लिबर्टी और लिबर्टी जस्टिस, ये पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने इनको लिखा है लेंथ में, टेक्स्ट में, विच ये काफ़ी हैंडफुल है. एजुकेटेड पीपल इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं. अब ये आप पिक्चर में आप देख सकते हो. ठीक है, ये पिक्चर है, आप अच्छे से देख लो, मैं फिर आपको बताऊँगी इस पिक्चर के बारे में. ये जो पिक्चर है अपनी वर्ड्स में आप डिस्क्राइब करो कि ये जो इमेजेस हैं जो आर्टिस्ट ने यहाँ पर यूज़ करी है आपको समझाने के लिए, कुछ आइडियाज़, लालच. ठीक है, इक्वालिटी, जस्टिस, टेक ओवर बाय द स्टेट ऑफ द एसेट्स ऑफ द चर्च. ठीक है, जिसको एसेट्स ऑफ चर्च की तरह, टेक ओवर बाय द स्टेट. ठीक है, स्टेट ने इसको ले लिया किससे, चर्च से. ठीक है, उसके जितने भी एसेट्स थे. तो ये पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस है. द एनोनिमस प्रिंट ऑफ 1790 सीक्स टू मेक द आइडिया ऑफ जस्टिस टेंजिबल. जस्टिस को क्या बना दिया, बिल्कुल ईजी बना दिया, जिसको सबके लिए क्या हो सकता है, वो अप्रोचेबल हो सकता है. देखो यहाँ पे एक और इमेज है, ये इसको मराठ एड्रेसिंग द पीपल, यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है पीपल को. दिस इज़ अ पेंटिंग बाय लुइस लियोपोल्ड बॉयली. रिकॉल दैट व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द मराठ इन चैप्टर. आपने मराठ के बारे में क्या पढ़ा था, ये डिस्क्राइब कर रहा है उसके सीन को, उसके आसपास. ग्रेट पॉपुलैरिटी, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन वुड अ पेंटिंग लाइक दिस प्रोड्यूस अमॉन्ग व्यूअर्स इन द सैलून. तो किस टाइप का ये व्यू दे रहा है, आप उसको डिटरमाइन करो. ये नेपोलियन बेनोपार्ट है, जो कि काफ़ी फेमस है. 1804 में क्या होती है, इसकी कहानी शुरू होती है, जिसने स्लेव को क्या करा था, कंटिन्यू कर दिया था. कब करा था, तो 1784 में, सॉरी 1848. ओके, स्लेवरी को रिकंटिन्यू कर दिया. तो हम इसमें पूरा नेपोलियन बेनोपार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है. लेट्स कंप्लीट इन दिस वीडियो. ठीक है, तो 1804 में आपको याद रखना है, नेपोलियन बेनोपार्ट जो है वो खुद को क्या क्राउन करता है, एज एन एम्परर ऑफ फ्रांस. ठीक है, फ्रांस का क्या बन जाता है, राजा बन जाएगा. ये कन्क्वर करेगा बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को. इसके आसपास के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हो गए, जैसे जर्मनी हो गया है ना, प्रूसिया, फिर वो सब ऑस्ट्रिया, हंगेरी. ठीक है, तो ये सबको क्या करेगा, अपने आसपास के जितने भी नेबरिंग हैं उन सब कंट्रीज़ को कन्क्वर करेगा, यानी उनसे लड़ेगा. डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज़ एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेरी प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली. सॉरी.
तो यहाँ पर ये डिस्पोजिंग डायनेस्टीज, ठीक है, क्रिएटिंग, ये किंगडम क्रिएट करेगा और अपने मेंबर्स ऑफ फैमिली को यहाँ पे प्लेस करेगा। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, ठीक है, ये खुद का रोल कैसे दिखता था कि इसने यूरोप को क्या करा, बिल्कुल आधुनिक बना दिया। इसने इंट्रोड्यूस करेगा कुछ ऐसे लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सुरक्षा देने की ये काम करेगा। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाएगा प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। इनिशियली बहुत सारे जो इनिशियली शुरुआत में नेपोलियन इसे देखता था एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, जो लोगों के लिए क्या लाएगा, आज़ादी लेकर आएगा। लेकिन नेपोलियनिक आर्म्स जो है उसको कैसे व्यू की जाती है बाकी मतलब दूसरों हर जगह, तो यहाँ पे नेपोलियन जो है उसको उसके आर्मीज़ को कैसे देखा जाता है हर जगह, तो एज एन इन्वेडिंग फोर्स, यानी कि वो अटैक कर रहा है, कन्क्वर कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से। फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू 1815 में हरा दी जाती है, डिफ़ीट हो जाता है ये। बहुत सारे मेजर्स जो हैं कैरी करते हैं रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, मॉडर्न लॉज और बहुत सारे अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में इसकी खुद की छवि का असर पड़ता है, इम्पैक्ट होती है, ठीक है। पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट, ठीक है, नेपोलियन को जाने के बाद भी यूरोप में इसका इम्पैक्ट रहता है, आइडियाज़ आज़ादी की और नए नए मॉडर्न लॉज की। यहाँ पे जो आइडियाज़ हैं लिबर्टी की, डेमोक्रेटिक राइट्स की, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी है किसका, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, ठीक है, इनकी देन है। ये स्प्रेड होती है फ्रांस से लेकर पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम जो है उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दी जाती है। कोलोनाइज्ड पीपल जो हैं यहाँ पे साथ में काम करते हैं, अपनी आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज से लेकर मूवमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं और इससे एक सेवरेन नेशन स्टेट इमर्ज होता है, एक बनता है। टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय ये ऐसे दो एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने रेस्पॉन्ड करा था इस आइडियाज़ को जो कि आया था रिवॉल्यूशनरी फ्रांस से। तो इन दो आपको फेमस पर्सनालिटी का नाम याद रखना है, टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय। काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे जो कि फ्रांस में ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हो रही थी। ये आप एक फ़ोटो देख सकते हो नेपोलियन बोनापार्ट का, ठीक है, ये क्रॉस कर रहा है एल्प्स माउंटेन को और इस पेंटिंग को बनाया गया है बाय डेविड। तो आपको याद रखना है कि 1815 को नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दी जाती है, डिफीट हो जाता है एट वाटरलू, ठीक है। अब ये बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया चैप्टर। राजा राम मोहन रॉय जो थे वन ऑफ द मोस्ट हु इंस्पायर्ड बाय न्यू आइडियाज़, ठीक है, बहुत नए आइडिया से काफ़ी क्या हुए थे, इनको इंस्पिरेशन मिली थी, स्प्रेडिंग जो कि फैल गया था पूरे यूरोप में उस समय। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बाद में, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम और उसके बाद भी फिर जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ जो एक्साइट कर दिया उनकी इमेजिनेशन को। वो सोच सकते थे और कुछ बोल भी नहीं सकते, टॉक ऑफ नथिंग एल्स व्हेन ही हर्ड ऑफ द जुलाई रिवॉल्यूशन इन फ्रांस इन 1830, ठीक है, वो कुछ बोल भी नहीं सके, ठीक है, जुलाई रिवॉल्यूशन के बारे में जो कि 1830 में आई थी। ऑन हिज वे टू इंग्लैंड एट केप टाउन ही इंसिस्टेड ऑन विजिटिंग फ्रिगेट्स, warships flying in the revolutionary tricolor flag, though he had been temporarily lamed by an accident, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी हुई है कि ये चाहते थे कि इंग्लैंड के केप टाउन में जाकर वहाँ पे विज़िट करें फ्रिगेट्स को, यानी कि वॉरशिप्स को, ठीक है, जो कि उड़ रहे थे फ्लाइंग कलर्स, अपने ट्राई कलर्स को, फ्लैग को, रिवॉल्यूशनरी वो उड़ा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, टेम्परली वो एक्सीडेंट से रुक गए, ठीक है, लेम्ड हो गए। यहाँ पे बच्चे एक्टिविटीज़ दी हुई है, फाइंड आउट मोर अबाउट एनी ऑफ द रिवॉल्यूशनरी फिगर्स यू हैव रेड अबाउट इन दिस चैप्टर, राइट अबाउट दिस शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, आप छोटी सी बायोग्राफी लिखो इस पर्सन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा कैसे न्यूज़पेपर का बढ़ोतरी होता है, राइज होती है, डिस्क्राइबिंग द इवेंट्स
हर ईच डे वीक में हो रही है। इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करो, पिक्चर्स भी कलेक्ट करो, कोई भी ऐसे इवेंट्स को या न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखो आप। You could also conduct an imaginary interview with important personages such as Mirabeau, Olympe de Gouges और Robespierre। आप इससे ग्रुप में काम करो, 2 या 3, और हर ग्रुप को आप एक आर्टिकल्स बोर्ड ऑफ प्रोड्यूस वॉलपेपर्स दे दो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की टॉपिक पे। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको कर सकते हो। और आई होप यू हैव एंजॉयड रीडिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आपने तो पढ़ ली 1813 को, सॉरी 1815 को नेपोलियन बोनापार्ट की स्टोरी ओवर हो जाती है। यहाँ पे आप जुलाई रिवॉल्यूशन थोड़ा बहुत देख लेना, क्या होता है फ्रांस में 1830 को आई थी, क्या आई थी, जुलाई रिवॉल्यूशन। मेक श्योर यू सी दैट in the internet, and then till then, see you guys, keep on studying and enjoy the study. See you in the next chapter. Goodbye.